स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। इंडियन अथॉरिटीज ने यूएस के सामने कंडीशन को रखा है कि अगर यूएस को ट्रेड डील को साइन करना है इंडिया के साथ में, तो जो टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में भी क्लियरिफाई है वो करना होगा कि किस तरीके से वो इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इम्पोज करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये जो डिसीजन है उसको यहाँ पे क्यों लिया है? रिसेंटली आप देखिए कि यूएस के द्वारा कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में इनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के एलिगेशंस को लगाते हुए एक इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया। इन कंट्रीज के द्वारा इनफेयर वे के अंदर में ट्रेड का जो प्रैक्टिस किया गया है यूएस के वहाँ पे लार्जर वे के अंदर में यूएस के साथ में जो ट्रेड है जिसमें उन कंट्रीज को बेनिफिट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया भी उन कंट्रीज का लिस्ट के अंदर में है जिसके अगेंस्ट में यूएस के द्वारा इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा। तो इसी वजह से इंडिया ने ये कंडीशन को रखा है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर में यूएस के द्वारा एलिगेशंस लगा दिए जाएं कि इंडिया के द्वारा इन फेयर वे के अंदर में ट्रेड का प्रैक्टिस किया गया जिसमें उनको लार्जर वे में बेनिफिट हुआ है। इस वजह से यूएस यहाँ पे टैरिफ है उसको इम्पोज करता है। पहले भी आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से एलिगेशंस लगाए थे जिनका रियलिटी के साथ में कोई भी रिलेशन है वो नहीं था। नवंबर एंड दिसंबर के समय में हमने राइस के रिगार्डिंग में रीड किया था कि यूएस के प्रेसिडेंट ने मेंशन किया कि इंडिया का जो राइस है वो यूएस के वहाँ पे डंप है वो हुआ करता है। बट स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे राइस के एक्सपोर्ट के बारे में रीड करें तो हमारा जो लार्जर वे के अंदर में राइस का जो एक्सपोर्ट है वो वेस्ट एशिया के वहाँ पे जाया करता है और यूएस के वहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं एक्सपोर्ट के वो काफ़ी कम हैं। और नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस का अगर हम पोजीशन यहाँ पे देखें राइस के रिगार्डिंग में, तो यूएस जो है वो कंट्री है जो लार्जर वे के अंदर में राइस को एक्सपोर्ट करता है और उनके जो इंपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं, इंपोर्ट के नंबर हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इस तरीके के एलिगेशंस तो आप देखिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जब कोई भी कंट्री है वो लार्जर वे में एक्सपोर्ट करता है और उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट उनका काफ़ी कम है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के बारे में, तो ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन है फरवरी के इनिशियल पार्ट के अंदर में कंप्लीट हुआ था। बट उसके लेटर फेज के अंदर में एक डेवलपमेंट होता है कि यूएस के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने टैरिफ को इम्पोज किया था कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में, जैसे इंडिया के अगेंस्ट में भी आप देखिए कि 50% का टैरिफ उनके द्वारा इम्पोज हुआ था। 25% जो टैरिफ है वो एज ए रेसिप्रोकल वे के थ्रू उनके द्वारा इम्पोज किया गया और एडिशनल जो 25% है वो हुआ था पेनल्टी के रूप से कि इंडिया जो है वो रसिया के साथ में ट्रेड है वो किया करता है। तो ये जो 50% का टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में लगाया गया था यूएस के द्वारा, उसको वहाँ के कोर्ट के द्वारा इनवैलिड है वो कर दिया गया कि यूएस प्रेसिडेंट के पास में ये पावर ही नहीं है कि जिस एक्ट के थ्रू उन्होंने टैरिफ को यहाँ पे इम्पोज किया। लेटर फेज में क्या होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक डिफरेंट एक्ट के थ्रू, ट्रेड का जो एक्ट है उसके थ्रू 10% का जो टैरिफ है वो लगाया है कंट्रीज के अगेंस्ट में और इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी लॉन्च है वो किया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इंडिया ने अपना जो कंडीशन है वो यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मंथली बेसिस के ऊपर में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा कुछ डाटा है वो रिलीज किए जाते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो किस तरीके से है। तो इन डाटाज के अंदर में बताया गया कि फरवरी के मंथ के समय में हमारा जो एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो तो कंटिन्यूस कांस्टेंट है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूस एक ही नंबर के ऊपर में कांस्टेंट है। बट हमारा जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, हमारा जो इम्पोर्ट का जो एरिया है जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। डेट मीन्स क्या है कि हमारे कंट्री में ट्रेड डेफिसिट का जो प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट करता है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन करें, लास्ट ईयर जो फरवरी का जो समय में जो डाटा थे तो उस समय भी आप देखिए कि ट्रेड का जो डेफिसिट का ही सिचुएशन था, बट जो लार्जर यहाँ पे नंबर नहीं हुआ करते थे। अब इम्पोर्ट है वो लार्जर नंबर के अंदर में इंक्रीज है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डाटाज हैं वो मार्च के मंथ के समय तो और भी लार्जर वे में चेंज होंगे। क्यों यहाँ पे चेंज होंगे मार्च के मंथ के समय में? वेस्ट एशिया के वहाँ पे हमारा लार्जर जो नंबर्स हैं, लार्जर जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट हुआ करता है, जैसे कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट हुआ करते हैं वेस्ट एशिया के वहाँ पे। अब वो जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है वहाँ के कंडीशन की वजह से। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में जो ट्रेड डेफिसिट का जो डाटा है वो और भी इंक्रीज करे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने यहाँ पे रीड किया। यूपीएससी आपसे एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है
मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि यूएस हमारे जो प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से हमारा ट्रेड हुआ करता है, तो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ये ट्रेड डेस्टिनेशन है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हों, चाहे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हों, या आप देखिए कि जेम्स एंड ज्वेलरी का एरिया हो, उन सभी का जो एक्सपोर्ट है हम यूएस के लिए किया करते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ तो ऐसे भी कंट्री के अंदर में एरिया हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर्स जो यहाँ पे डेवलप हुए थे। तो आप देखिए कि जो टेक्सटाइल सेक्टर जो डेवलप हुए थे इंडिया के अंदर में, उनका भी जो लार्जर प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस के लिए ही जाया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा के वहाँ पे हॉस्पिटल में फायर का जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें 10 जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको एक जो कपल हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। नीलम कृष्ण मूर्ति और संजीव शायद शेखर कृष्ण मूर्ति है या संजीव कृष्ण मूर्ति हैं, ये जो बेसिकली एक पर्सन है। उनके द्वारा उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ था उपहार सिनेमा के वहाँ पे। उपहार नाम का एक सिनेमा हॉल है जिसके अंदर में जो प्रॉपर बिल्डिंग का जो कोड का जो प्रैक्टिस है वो नहीं होते थे, जैसे कि एग्जिट गेट होना चाहिए कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे हुआ करती है, फायर के जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि फायर सिचुएशन को डील कर सकें। तो उपहार सिनेमा के अंदर में अपने जो चिल्ड्रंस को लॉस्ट करने के बाद में उन पर्सन्स ने कंटिन्यूअस अपना फाइटिंग किया कि कैसे यहाँ पे जो जो मॉडल जो बिल्डिंग कोड है वो एग्जिस्टेंस में आए, जिसमें प्रॉपर वे के अंदर में एग्जिट गेट्स लगाए जाएं, फायर के इंसिडेंट को डील करने के लिए यहाँ पे कंप्लीटली इक्विपमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो ये अपने आंसर के अंदर में आप इसको कोट कर सकते हो उनके नेम को यहाँ पे, जिसके रिगार्डिंग में एक जो डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज है वो भी रिलीज हुआ था, जिसको कि ट्रायल बाय फायर का उसका नेम है। नेक्स्ट आप देखिए कि राज्यसभा के बारे में है। राज्यसभा जो कि हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस हाउस है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए रेज ये होता है कि हमारे यहाँ पे ये जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? ब्रिटिश इंडिया के समय में भी क्या हमारे यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम है जो एग्जिस्टेंस में आया था? तो आप देखिए कि 1919 का अगर आप मोनफोर्ड एक्ट के बारे में रीड करते हो तो एक्ट बताता है कि हमारे यहाँ पे बाइकैमरलिज्म का जो सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में आया। राज्यसभा है वो कंटिन्यूअस हाउस है, अपर हाउस के रूप से हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि समय-समय पे इसके इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ करते हैं। अब इलेक्शन है वो कुछ स्टेट्स में हुए थे जिसमें एनडीए नाम का जो पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है जिसको विक्ट्री हुआ है लार्जर नंबर ऑफ सीट्स के अंदर में। राज्यसभा के बारे में और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए? एक तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 4 है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। शेड्यूल 4 यहाँ पे अलोकेशन ऑफ सीट्स को बताता है कि राज्यसभा के अंदर में कितना नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अलोकेटेड रहेंगे। क्या हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स हैं क्या स्टेट्स का? तो यूनिफॉर्म नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स नहीं है। हर एक स्टेट के अंदर में डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा का। तो आपके स्टेट के अंदर में राज्यसभा का कितना सीट है, ये आप एक बार ज़रूर से देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स हो सकता है आपसे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आपके इंटरव्यू के अंदर में। आप जैसे ही मेंशन करो कि आप उस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो पूछ लिया जाए कि आपका जो अपर हाउस के अंदर में रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल 4 हमने यहाँ पे रीड किया है। कुछ कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे राज्यसभा को मोर पावर है अगर हम कंपेयर करें लोकसभा के साथ में। तो कौन से ऐसे एरिया हैं? जैसे कि स्टूडेंट स्टेट लिस्ट का जो जो सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट से अगर कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा को मोर एडवांटेज है लोकसभा की कंपैरिजन के अंदर में। आर्टिकल 249 के थ्रू ये पावर मिला है। कोई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो, ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 312 के अंदर में है। तो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो तो उसमें भी मोर पावर है राज्यसभा को। ये स्टूडेंट्स, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि बेसिकली चेयरमैन हुआ करते हैं राज्यसभा की, उनका रिमूवल करना हो तो उस दौरान में जो आर्टिकल 67 है उसको यूज करते हुए यहाँ पे मोर एडवांटेज मोर पावर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान में स्कूल के बारे में है, फैन का वहाँ पे कोलैप्स हुआ है। तो ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करता है। राजस्थान के वहाँ पे ही आप देखिए कि मानसून के समय में स्कूल बिल्डिंग के अंदर में भी कोलैप्स हुआ था जिसमें कुछ चिल्ड्रंस का जो डेथ है वो हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन की रिगार्डिंग में कि एजुकेशन एज ए जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंदर में आया करता है। पहले ये स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आया करता था।
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किया गया। यहाँ पे सेंटर और स्टेट बोथ हैं वो कानून को बना सकते हैं, और यही इसका एक 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 आप देखिए कि बैड पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि बोथ के द्वारा ही जो जो प्रॉपर जो लॉ मेकिंग फ्रेमवर्क है वो नहीं होता है। कौन सा एसडीजी है हमारे यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग में? एसडीजी नंबर 4 है जिसको हमें अचीव करना है 2030 तक, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि अशोका नाम का एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर में, वहाँ के एक एक जो एकेडमिक जो पर्सन है उन्होंने कुछ अपना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, और उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि फिर इन्वेस्टिगेट होता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया था उनके पोस्ट की वजह से। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया है उनको प्रोसिक्यूट करने के रिगार्डिंग में, और सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्लोज है वो यहाँ पे किया है। तो कभी-कभी आप यहाँ पे जो कंडीशंस के अंदर में कुछ राइटिंग करते हो, हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो सेंसिटिव जो समय है कि आपका जो राइटिंग है या जो आपका आपके द्वारा जो लिखा गया है, तो बिटवीन द लाइन्स आपका आप देखिए उसका डिफरेंट मीनिंग के थ्रू भी आपको इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, वो फेस हो सकता है। गुजरात के बारे में है, गुजरात के वहाँ पे ऊना नाम का एक जगह है, जो गिर सोमनाथ का एरिया है, उसी के नियर बाई एरियाज़ में है, ऊना का जो जगह है। ऊना के अंदर में आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करने वाली कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको उनके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था 2016 के समय में। ये वायलेंस किस वजह से हुआ? बेसिकली आप देखिए कि जो एनिमल का जब डेथ होता है, तो उसका स्किन से रिलेटेड जो वर्क है, वो उन कम्युनिटीज़ के द्वारा वहाँ पे किया गया था। अब वर्क उनके द्वारा किया जाता था, बट एलिगेशंस ये लगे कि इनके द्वारा जो काऊ स्लॉटरिंग है वो किया गया है, कि काऊ को उनके द्वारा डेथ है वो कर दिया गया है। तो इस तरीके से मॉब वायलेंस वहाँ पे हुआ था, जिसमें लोगों को कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा। आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम काऊ के बारे में जब भी रीड करते हैं, तो आर्टिकल 48 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमें इम्प्रूव करना है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव करना है। काऊ जो स्लॉटरिंग है उसको भी यहाँ पे प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल जो 48 है, डीपीएसपी का ये आर्टिकल है। सेकंड आप देखिए कि जब भी मॉब वायलेंस होता है, चाहे वो फेक न्यूज़ के बारे में हो या किसी भी वजह से, तो मॉब वायलेंस के रिगार्डिंग में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के समय में एक जजमेंट है वो पास किया था, तहसीन पूनावाला, तहसीन 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 पूनावाला केस के अंदर में, कि यहाँ पे मॉब वायलेंस की रिगार्डिंग में स्टेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे यहाँ पे जो लोगों के पास में जो कानून है वो नहीं होना चाहिए, कैसे लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किलाड़ी एग्जावेशन के बारे में है, आप देखिए कि अर्बन साइट का ये एग्जाम्पल है, और वैगई नाम का जो रिवर है, वैगई नाम का जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर में ये साइट है वो सिचुएटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया है, तमिलनाडु का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो अपना एग्जावेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं किलाड़ी एग्जावेशन के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स तमिलनाडु के वहाँ पे ये जो साइट है वो सिचुएटेड है, जो पिछले कुछ समय से न्यूज़ के अंदर में था, वहाँ पे जो फाइंडिंग्स है उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर में था। और स्टूडेंट जो संगम का जो एज है, संगम एज से ये बिलोंग करना इसको बताते हैं। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है और जो किलाड़ी एग्जावेशन है, क्या उनके बिटवीन में किसी तरीके से टाइम पीरियड का सिमिलरिटी है? टाइम पीरियड का सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पे टाइम पीरियड में जो जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है बोथ सिविलाइजेशंस के बिटवीन के अंदर में। तो वैगई रिवर के बैंक के ऊपर में संगम लिटरेचर से बिलोंग करने वाला अर्बन जो आप देखिए कि अर्बन साइट का ये एग्जाम्पल है किलाड़ी एग्जावेशन। इंडस वैली के अंदर में आप देखिए कि अर्बन साइट का एग्जाम्पल कौन सा है? कौन सा ऐसा साइट है जो इंडस वैली का अर्बन सिटी के रूप से सेटअप था? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कि 1875 के समय में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था। स्टूडेंट्स चाइल्ड मैरिज के बारे में है, एक जो कपल है उनको बताया गया है कि वो काफ़ी हैप्पी है एक दूसरे के साथ में, बट वो चाइल्ड मैरिज का अगर केस है तो कपल चाहे हैप्पी हो या सैड हो, ये यहाँ पे रीजन नहीं है कि पेरेंट्स के द्वारा क्यों यहाँ पे अंडर एज जो चिल्ड्रंस है उनका, या किसी भी जो कपल है हस्बैंड एंड वाइफ के बिटवीन में एक भी पर्सन अगर अंडर एज है, वैलिड एज को क्रॉस नहीं करता है,
तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जो उस मैरिज के अंदर में इन्वॉल्व जो पर्सन है, उनको चार्ज है वो किया जाएगा। तो बेसिकली उसी केस को बताता है कि चाइल्ड मैरिज का हमारे यहाँ पे जो 18 ईयर का जो गर्ल का एज है, 21 ईयर का जो आप देखिए कि बॉय का एज है, जिस 18 ईयर का एज को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में एक कमेटी बना था गर्ल का एज को, जया जेटली कमेटी। तो जया जेटली कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है, बट वो अभी तक यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आया है कि 21 का जो एज है वो किया गया हो गर्ल का, जो जो वैलिड मैरिज है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेवाड़ के महोत्सव के बारे में है, एग्जाम के लिए क्या आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में 2 रीजन एग्जिस्ट करते हैं। एक तो रीजन का जो नाम है वो है मारवाड़। मारवाड़ कहाँ पे है? जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है ना, जो बीकानेर का एरिया है, बाड़मेर का एरिया है, जोधपुर का एरिया है, इस एरिया को मारवाड़ के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ का नाम से किस एरिया को जाना करते हैं? मेवाड़ जो है वो आप देखिए कि उदयपुर के पास में, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, नाथद्वारा है, कुंभलगढ़ का एरिया है, जहाँ से महाराणा प्रताप रूल किया करते थे जिस एरिया से। तो आप देखिए उस एरिया को मेवाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें आप देखिए कि कुछ आपको रीजन्स हैं वो बताए गए थे कि हमारे कंट्री के अंदर में ये रीजन एग्जिस्ट करता है। जैसे बुंदेलखंड है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे भागेलखंड है, बुंदेलखंड, भागेलखंड, इस तरीके से कुछ रीजन बता दिए और वहां से रिलेटेड कुछ प्लेसेज को मैच द कॉलम में दिया गया था। यहाँ पे क्रैब के बारे में है। आप देखिए कि जो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क का एरिया है केरल के, वहाँ पे जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर में ही आया करता है। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे एक क्रैब मिला है, जिसमें जो बायोलॉजिकल अगर हम ट्रेड्स के बारे में देखें तो बोथ एक ही स्पीसीज के अंदर में मेल एंड फीमेल के जो बायोलॉजिकल जो ट्रेड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्रैब अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर का आप देखिए कि एक एंडेमिक स्पीसीज है। वेला वेला कार्ली नाम से एक जो क्रैब का जो लार्जर स्पीसीज है वो एग्जिस्ट करता है। वेला कार्ली नाम से एक लार्जर स्पीसीज एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में, स्ट्रीम्स के अंदर में, सेंट्रल और वेस्टर्न जो घाट का एरिया है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे ये मिला करता है। और इसके अंदर में बेसिकली जो मेल एंड फीमेल के बोथ बायोलॉजिकल जो ट्रेड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्पीसीज का नेम मेंशन करते हुए, इनमें से कौन सा स्पीसीज है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल का बायोलॉजिकल जो ट्रेट है वो एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो राइट टू डाई है उसके बारे में है। रिसेंटली जो वेजिटेटिव स्टेट है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव जो स्टेट है, उसके रिगार्डिंग में कोर्ट ने आप देखिए कि जो जजमेंट डिलीवर किया है कि जो पर्सन है जो लास्ट 12 एंड 13 ईयर्स से कंटिन्यूस इस परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन के अंदर में है, तो उनको पीसफुल मैनर के अंदर में जो राइट टू डाई है उसको यहाँ पे डिग्निफाइड मैनर में एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। हमारे कंट्री के अंदर में जो पैसिव यूथेनेशिया है वो एग्जिस्ट करता है, एक्टिव यूथेनेशिया है वो नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया क्या है कि जो मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है किसी पर्सन को जो वेजिटेटिव स्टेट में है, कोई हाइड्रेशन है या आप देखिए कि उनको यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन का सप्लाई किया जाता है, उनका रिमूवल है वो कर दिया जाएगा, जिससे कि वो पीसफुल मैनर के अंदर में यहाँ पे उनका डेथ हो सके। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है कि लीथल जो ड्रग है उसको उनको दिया जाए, लीथल ड्रग को उनको दिया जाए जो कि इंडिया के अंदर में अलाउ नहीं है। तो उसी के बारे में बताया गया कि स्टेट मस्ट अलाउ इट्स सिटीजन द राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डिग्निफाइड मैनर के अंदर में ये जो राइट है उनको प्रोवाइड किया जाए। बट कंडीशंस वैसा होना चाहिए, हर एक पर्सन को ये अलाउ नहीं हुआ करता है, कोर्ट के ही इंटरवेन के बाद में एग्जिस्टेंस में आता है। हमारे नाइबरहुड डिप्लोमेसी एंड वेस्ट एशिया के चैलेंज के बारे में है। आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर में अगर हम साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वेस्ट एशिया में प्रेजेंट समय में 25 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो वर्क किया करते हैं। 25 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं और वेस्ट एशिया में अपना जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि 10 मिलियन जो लोग हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, 10 मिलियन जो लोग हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में। तो प्रेजेंट समय में जो नाइबरहुड का जो डिप्लोमेसी ये है कि इंडिया ने कंटिन्यूअस इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में अपने आप को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से सेटअप किया है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में तो हम एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप से रेस्पॉन्स वो किया करते हैं कि फर्स्ट रेस्पोंडर या बिग बिग पावर का जो कंट्री है वो उसके रूप से हम सेटअप है।
ये जो वेस्ट एशिया का जो चैलेंज है, वेस्ट एशिया में जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से यूएस एंड इजराइल ने इंटरवेन किया है ईरान का टेरिटरी के अंदर में, तो हमारा नाइबरहुड डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग में भी ये क्वेश्चंस को रेज करता है, काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी भी हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ में, अब देखिए कि बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने पाइपलाइन के थ्रू जो फ्यूल है उसको सप्लाई किया था। और ऐसा ही जो डिमांड है वो हमारे मालदीव एंड श्रीलंका से भी है। मालदीव और श्रीलंका ने भी डिमांड किया है कि इंडिया उनको भी सप्लाई है वो यहाँ पे करे। तो एक तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम हमारे जो नाइबर कंट्रीज के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, आप देखिए कि इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में हमारा जो महासागर जो इनिशिएटिव है कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक जो अप्रोच हमको करना है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में, तो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में एक पावर के रूप से हम असाइड करें अपने आप को, यहाँ पे एक पावर के रूप से सेटअप करें। फिर स्टूडेंट्स, माल न्यूरिशमेंट के बारे में है, गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे डिबेट हुआ। डिबेट के अंदर में नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके डाटा को यूज किया गया एक अपोजिशन के एमएलए के द्वारा, जो कि 2018-19 या 17-18 के वो डाटाज थे। अब देखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो एग्जिस्ट ये करता है कि 40 जो पर्सन है आउट ऑफ द 100 वो माल न्यूरिश का कंडीशन के अंदर में है। फिर वहाँ पे जो मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स किया कि आपको जो पोषण ट्रैक का जो डाटा है उनको यूज करना चाहिए, पोषण ट्रैक के जो डाटा है उनको यूज करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बोथ जो पैरामीटर्स को कंपेयर करें तो उनका किसी भी तरीके से रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी कंट्री के अंदर में माल नरिशमेंट का एक एक जो 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 कंसर्न है वो तो एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है, कंप्लीटली कंट्री के अंदर में ही ये कंसर्न एग्जिस्ट करता है। अभी जो ओबेसिटी का एटलस आया उसके अंदर में भी आप देखिए कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर में जिस तरीके से जो कंडीशन बताया गया था कि कैसे हैवी वेट है, ओबेसिटी का जो कंडीशन उनमें एग्जिस्ट करता है, माल नरिशमेंट है वो जो 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 कंडीशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, हमारे लिए एक कंसर्न है ये कंटिन्यूअस, क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशनल जो स्ट्रेटजी है, न्यूट्रिशनल जो मंथ है, इन सभी को ऑब्जर्व करके देखा है। बट अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए मोर अवेयरनेस है, मोर जो डाइट प्रैक्टिस है उसमें चेंजेस का ज़रूरत है। फिर जैसे वेस्ट एशिया के कंडीशन की वजह से जो फ्यूल का जो सप्लाई है, गैस का जो सप्लाई है, उसमें डिस्टरबेंस हुआ। तो अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिकल वेज है उनको यूज़ किया जाए, तो इंडिया को क्या इलेक्ट्रिकल वे के अंदर ही किचन्स को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो आप देखिए कि अ, जहाँ पे बेटर कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे ये हो सकता है, चाहे वो आपको इंडक्शंस को यूज़ करना हो, इलेक्ट्रिकल जो स्टोव्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ करना हो। बट इसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एंश्योर होना चाहिए, कंटीन्यूअस सप्लाई है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि उसको वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन कार्बाइड के बारे में मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो रेजिडुअल एस बचा है उस जो जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल के बाद में, तो उसके लिए जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट के लिए अप्रोच कीजिए, हाई कोर्ट के द्वारा ही इस केस में अपना जो डिस्पोजल है वो किया जाए। हमारे यहाँ पे जो वेस्ट एशिया से जो कार्गो वेसल्स जो आने वाले हैं, नेवल के द्वारा, नेवल जो वॉरशिप है उनके द्वारा उनको एस्कॉर्ट किया गया है। पहले भी आप देखिए कि ऑपरेशन संकल्प हमारी नेवी ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन जो संकल्प है वो लॉन्च किया था और उसी के थ्रू हमने हमारे काफ़ी सारे ऐसे जो वेसल्स हैं उनको लेके आए थे जब हुतीज़ ने रेड सी के एरिया के अंदर में डिस्टर्बेंस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएस अथॉरिटीज़ ने इंडिया का जो डिस्टॉर्टेड पिक्चर को जो क्रिएट करने का कोशिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने ऑब्जेक्शन को यहाँ पे शो किया है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो आईपीएस ऑफिसर्स उनके डेपुटेशन के बारे में है कि जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स के डेपुटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि इनका लार्जर वे में डेपुटेशन नहीं होना चाहिए, और अभी गवर्नमेंट बिल लेके आने वाला है इसके रिगार्डिंग में, तो अपोजिशन के एमपीज ने अपोज किया है कि यहाँ पे जो सीएपीएफ का जो विंग है उसके अंदर में उन्हीं के जो ऑफिसर्स हैं उनका उनका जो डेपुटेशन में आईपीएस नहीं आने चाहिए, उन्हीं के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे प्रमोट होने चाहिए। और वेस्ट एशिया का जो कंडीशन है वो यूरोपियन यूनियन के जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारे मिनिस्टर ने डिस्कस किया है कि उस कंडीशन को कैसे डील किया जाए, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे जो मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं, जो कैसे यहाँ पे ट्रेड को आप देखिए कि ट्रेड में जो बैड कंडीशन है उसको उसको इंक्रीज करते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें टैरिफ के बारे में है, न्यू फॉर्म ऑफ टैरिफ है उनको लगाया जा सकता है यूएस प्रेसिडेंट ने और इंडिया ने अपना कंडीशंस बता दिया है कि टैरिफ के बारे में क्लियरिफिकेशन होगा जब ही हम डील को साइन करेंगे। क्यूबा के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो कंप्लीटली लॉस्ट हुआ है तो उसके बारे में है यहाँ पे क्यूबा के बारे में जहाँ पे प्रोटेस्ट भी हैं कंटिन्यूस। अफ़गान का जो रेजीम है उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से सेलिंग किया है, जो अटैक किया है अफ़गानिस्तान के वहाँ पे जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है, तो ये अफ़गानिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान ने कंटिन्यूअस अफ़गानिस्तान में कुछ अटैक्स हैं वो किए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इज़राइल के बारे में है यहाँ पे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में बताया गया है। कि जेरूसलेम का जो साइट है, वहाँ पे आप देखिए कि जो मिसाइल का जो अटैक हुआ उसके बारे में, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशन के बारे में है और ईरान ने अपने आप को यहाँ पे जो कार्गो ट्रांसपोर्ट सप्लाई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है गल्फ के रीजन में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। इसको आप रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।